मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज की सेशन में बेसिकली हम लोग टॉप 40 एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में तबाही मचाने के लिए काफ़ी है। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट टू बने रहिए, बिकॉज ये व्यूअर्स डिमांड है कि एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन लाइए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। एंड क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ इंटरनल चेक ऑफ एक्सपेंडिचर इज, यानी एक्सपेंडिचर के जो आंतरिक जांच होता है उसका जो फंक्शन है वो किस प्रकार का है। लेखा का नियंत्रण करना, वित्तीय नियंत्रण करना, या फिर बजटरी कंट्रोल, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो द फंक्शन ऑफ इंटरनल चेक ऑफ एक्सपेंडिचर इज अकाउंट्स कंट्रोल, लेखा नियंत्रण करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्क रजिस्टर, यानी जिसको वर्क रजिस्टर कहता है कि रख रखाव किया जाना चाहिए, वर्क रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड। तो वर्क रजिस्टर किस लेवल पर मेंटेन किया जाना चाहिए, डिवीजन वाइज, जोन वाइज? तो आई थिंक राइट आंसर इज डिवीजन वाइज। जो वर्क रजिस्टर का जो रख रखाव होता है वो डिवीजन वाइज होता है, तो राइट आंसर इज डिवीजन वाइज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लिया जाए ताकि पढ़ने में थोड़ा सुविधा हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राइवेट पार्टियों के लिए डिपॉजिट कार्य है तो विभागीय प्रभार वसूला जाता है, यानी फॉर डिपॉजिट वर्क टू प्राइवेट पार्टीज द डिपार्टमेंटल चार्ज टू बी लेविड एज 12.5%। प्रिंट थोड़ा छोटा है बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुनना बहुत ध्यान से और एक दो बार वीडियो जरूर देखिए, और आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आना ही आना है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर डिपॉजिट वर्क टू प्राइवेट पार्टीज द डिपार्टमेंटल चार्ज टू बी लेविड इज 12.5% की दर से डिपॉजिट वर्क में चार्ज लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच पेमेंट इज मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यानी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को जो पे किया जाता है वो किस बुक के आधार पर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेजरमेंट बुक, राइट ऑप्शन इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेकेदार जो डिफॉल्ट करते हैं उनके बैंक गारंटी बॉन्ड की कैशिंग की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राइट आंसर इज उसकी कैशिंग की जिम्मेदारी अकाउंट ऑफिसर की होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस कि ईएमडी का नाम आप सुने होंगे, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। कहता है इन वर्क टेंडर्स ऑफर विथ लेस ईएमडी शुड बी कितना होना चाहिए? तो समराइज्ड रिजेक्टेड, या फिर ईएमडी कैन बी कॉल्ड फॉर लेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समराइज्ड रिजेक्टेड, ए है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक विभाग के टेंडर समिति में तीसरे सदस्य किस विभाग के होंगे? इन ए टेंडर कमिटी ऑफ ए पार्टिकुलर डिपार्टमेंट द थर्ड मेंबर शुड बी फ्रॉम सिस्टर डिपार्टमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो टेंडर कमिटी होता है उसमें पार्टिकुलर डिपार्टमेंट जो होता है वो थर्ड मेंबर शुड भी कहाँ से होना चाहिए? तो वो सिस्टर डिपार्टमेंट से होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंपल्सन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, यानी किसी एक ठेके को पूरा करने के लिए समय अवधि को बढ़ाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अथॉरिटी, राइट ऑप्शन इज बी। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अथॉरिटी के पास ये अथॉरिटी होती है कि वे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की अब समय सीमा को वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क डन बेस्ड ऑन, यानी कॉन्ट्रैक्टर का जो पेमेंट किया जाता है वो किस पर बेस्ड होता है?
तो वेब होस्ट होता है मेजरमेंट रिकॉर्ड इन द मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक में जो मेजरमेंट रिकॉर्ड किया जाता है उसी के बेस पर कॉन्ट्रैक्टर को पे किया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि प्लान हेड 1500 डिनोट्स, प्लान हेड 1500 किसको डिनोट करता है? तो राइट आंसर जो है कि प्लान हेड जो 1500 है वो किसको डिनोट करता है? राइट आंसर कोई बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये जो प्लान हेड 1500 है वो एक्चुअली में डिनोट करता है डबलिंग का। जो लाइन डबलिंग होती है यानी एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक जब बनता है, रेल की ट्रैक की डबलिंग होती है, तो प्लान हेड 1500 बेसिकली डबलिंग से रिलेटेड है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा जूम एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कहता है इन द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ जीएसटी नंबर रिप्रेजेंट, जीएसटी का जो नंबर होता है उसमें फर्स्ट 2 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है? तो जीएसटी का जो नंबर होता है उसमें फर्स्ट 2 डिजिट जो नंबर होता है वो स्टेट को, किसी पर्टिकुलर स्टेट को डिनोट करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि परफॉर्मेंस गारंटी फॉर वर्क्स हैज़ टू बी सबमिटेड विद इन, यानी परफॉर्मेंस गारंटी यानी जिसको पीजी के रूप में भी जानते हैं हम लोग, पीजी, तो पीजी जो है फॉर वर्क्स हैज़ टू बी सबमिटेड विद इन, तो राइट आंसर इज 16 डेज। 16 डेज के अंदर वर्क्स गारंटी जो होता है, वर्क्स गारंटी फॉर वर्क्स, उसको सबमिट किया जाना चाहिए विद इन 60 डेज। ओके, चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू क्वार्टर्स चार्जेबल टू, यानी न्यू क्वार्टर बनाना तो उसका जो एक्सपेंस आएगा, खर्च आएगा, वो किस पर चार्ज होगा? तो वो होगा कैपिटल पर, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू क्वार्टर्स चार्जेबल टू कैपिटल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सैंक्शन वर्क्स कॉस्टिंग बिलो Rs 2.5 करोड़ आर एग्जिबिटेड इन द पिंक बुक अंडर द हेडिंग, यानी कहता है सैंक्शन वर्क कॉस्टिंग बिलो 2.5 करोड़ एग्जिबिटिंग इन द पिंक बुक, पिंक बुक में उसका मेंशन किया जाता है। एंड अंडर द हेडिंग, किस हेडिंग के रूप में? तो लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स हेडिंग के नाम से 2.5 करोड़ से नीचे का जो भी सैंक्शन वर्क्स का होता है कॉस्टिंग, उसको पिंक बुक में लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क के रूप में मेंशन किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फॉर रेलवे प्रोजेक्ट इज नॉर्मली ब्लैंक परसेंटेज, कितने परसेंटेज है? यानी मिनिमम रेट रेलवे प्रोजेक्ट के लिए समानता कितने प्रतिशत न्यूनतम रिटर्न रेट की प्रतीक्षा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है कि जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, ROR रेट ऑफ रिटर्न पूछता है, ROR का फुल फॉर्म एब्रीविएशन रेट ऑफ रिटर्न, तो रेलवे का जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% एक्सपेक्टेड किया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धारित ड्यू तारीख के अंदर अगर सामग्री की सप्लाई नहीं किया जाता है तो सप्लायर से जो राशि की वसूली की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, जिसको LD के रूप में भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, यानी निर्धारित ड्यू तारीख जो ड्यू डेट है उसके अंदर अगर सामग्री का सप्लाई नहीं किया गया है ना, तो सप्लायर से जो राशि वसूल की जाती है उसे LD लिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में जानते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द वन विच इज नॉट द सर्वे मेथड इन इंडियन रेलवेज, ट्रैफिक सर्वे, रिकॉन्सिलिएशन सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे या लीगल सर्वे। तो जो लीगल सर्वे इस प्रकार का किसी प्रकार का लीगल सर्वे नहीं किया जाता है। यही इसमें क्वेश्चन कर रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रेलवे का सर्वे तरीका नहीं है? तो ट्रैफिक सर्वे है, रिकॉन्सिलिएशन सर्वे है, प्रिलिमिनरी सर्वे, बट लीगल सर्वे का कोई भी प्रोविज़न रेलवे के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि SOP में यानी शेड्यूल ऑफ पावर में भाग C किसको डील करता है? तो SOP में जो शेड्यूल ऑफ पावर है C, ये करता है मिसलेनियस मैटर्स को। मिसलेनियस मैटर्स को जो C भाग है, पार्ट C है SOP का, वो मिसलेनियस मैटर्स को, यानी राइट आंसर विल बी C, मिसलेनियस मैटर्स।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ फ्यूल इज बुक टू विच डिमांड, किस डिमांड के अंतर्गत जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता है फ्यूल का वो बुक किया जाता है? तो राइट आंसर इज 10। कितने हो जाएगा? डिमांड नंबर 10 के अंतर्गत जो फ्यूल पर जो एक्सपेंस किया जाता है उसको बुक किया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है कि न्यू पेंशन स्कीम इज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज हु ज्वाइन द रेलवे फ्रॉम, यानी न्यू पेंशन स्कीम किस एम्प्लॉय पर यह योजना लागू होती है? तो वैसे एम्प्लॉय जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद जो भी ज्वाइन किया वो एनपीएस के दायरे में वो कर्मचारी आएंगे, है ना। नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम, बहुत सारे नाम है इसका, बहुत सारे है। कई जगह पर नेशनल पेंशन सिस्टम भी लिखता है, न्यू पेंशन स्कीम भी लिखता है, तो उस पर नहीं जाना। मैं जाना है कि न्यू पेंशन जो स्कीम है एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम वो एप्लीकेबल किसके लिए? तो जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद जो ज्वाइन किया है वो एनपीएस के दायरे में आएगा। एंड प्लान एट 3600 यानी प्लान एट 3600 किसको डिनोट करता है? तो प्लान एट 36 जो डिनोट करता है वो करता है अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स को। राइट आंसर सी, यानी प्लान एट 3600 किसको डिनोट करता है? तो अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स को डिनोट करता है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इनकरिंग एक्सपेंडिचर इज अकॉर्डेड एट द स्टेज, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो लिया जाता है वो किस एस्टीमेट में लिया जाता है? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो लिया जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हमेशा बिल्कुल कभी ना कभी पूछते रहता है ऑलवेज ए कि वो एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट है उसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जरूरी होता है? तो यस, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद ही एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट एग्जीक्यूट किया जाता है। तो राइट आंसर विल बी एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन आइटम ऑफ वर्क कंसर्न विथ द मेन वर्क कैन बी एडेड टू द एस्टीमेट थ्रू, तो ए है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। अब सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है? पूरक। तो पूरक का मतलब क्या हो कि कार्य हम कर रहे हैं और उसमें कुछ घट गया या बढ़ गया, तो वैसे काम के लिए जैसे मूल संकर्म से जुड़े एक संकर्म के आइटम को एस्टीमेट में किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के द्वारा किया जाता है। जैसे सप्लीमेंट्री फूड भी होता है, एक्चुअली में हम लोग तो आए दिन रोटी चावल खाते हैं, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्री फूड लिया जाता है ताकि जो भी कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन जो भी हम लोग को कमी हो रहा है उस चीज़ की पूर्ति के लिए सप्लीमेंट्री फूड लिया जाता है। उसी प्रकार से सप्लीमेंट्री एस्टीमेट एन आइटम ऑफ वर्क कनेक्टेड विद द मेन वर्क कैन बी एडेड द एस्टीमेट थ्रू सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। ओके, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस। फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट इज वर्कड आउट यूजिंग, यानी जो DCF टेक्निक है, DCF जो टेक्निक है वो एक्चुअली में फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट का जो फाइनेंशियल अप्रेजल होता है वर्किंग का वो किस टेक्निक का यूज़ करता है? तो वो DCF टेक्निक का यूज़ करता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि ₹2 करोड़ तक के मूल्य वाले ओपन टेंडर बुलाने के लिए न्यूनतम नोटिस अवधि क्या है? तो इसका जो न्यूनतम नोटिस अवधि है बिलो 2 करोड़ या अप टू 2 करोड़ तो वो है 30 डेज। सॉरी, ये क्या है? 30 डेज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 2 पैकेट टेंडरिंग सिस्टम इज अडॉप्टेड इन द केस ऑफ, तो 2 पैकेट सिस्टम जो है वो ओपन टेंडर में अडॉप्ट किया जाता है, ओपन टेंडर में। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 2 पैकेट टेंडरिंग सिस्टम इज अडॉप्टेड इन द केस ऑफ ओपन टेंडर। एकदम डायरेक्ट हिट क्वेश्चन करना है, ओपन टेंडर। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन अवार्ड्स आर पार्ट ऑफ, तो ये है चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर किसके द्वारा सैंक्शन किया जाता है? पहले भी हम लोग चर्चा किए, प्रेसिडेंट के द्वारा चार्ज एक्सपेंडिचर
सैंक्शन किया जाता है और वोटेड पार्लियामेंट के द्वारा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड्स आर पार्ट ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन है कि फॉर बुकिंग ऑफ स्टेट जीएसटी कैपिटल द प्राइमरी यूनिट नंबर इज, प्राइमरी यूनिट नंबर कौन सा है? तो वो प्राइमरी यूनिट आपका चला जाएगा किसके अंतर्गत, किसके अंतर चला जाएगा? थोड़ा जूम कीजिए और अपना जो राइट आंसर है वो देख लीजिए कि ये चला जाएगा बी के, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, यानी चला जाएगा ऑप्शन बी यानी 64। यानी फॉर बुकिंग ऑफ अ स्टेट जीएसटी प्राइमरी यूनिट नंबर इज 64। ओके, चलिए बहुत अच्छा। बस वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए। यदि एग्जाम में आप अच्छा नंबर सिक्योर करना चाहते हैं तो बस वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट है कि सैलरी ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर या परमानेंट बे, जिसको पीवे बोलता है, इज बुक्ड अंडर रेवेन्यू एलोकेशन। किस में किया जाता है? तो रेवेन्यू एलोकेशन 4 में किया जाता है। या तो एसएससी का बात हो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, या पीवे की बात हो, है ना, तो वो एलोकेशन रेवेन्यू एलोकेशन 4 में जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि केरल का ठेकेदार तमिलनाडु में कार्य कर रहा हो, केरल का ठेकेदार तमिलनाडु में काम कर रहा हो, तो ब्लैंक्स किसके दिन वो जीएसटी वसूला जाता है? तो वो वसूला जाता है आईजीएसटी के अंतर्गत वो वसूला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ आरपीएफ इज बुक्ड टू, आरपीएफ जान रहे हैं ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ आरपीएफ इज बुक्ड टू विच डिमांड? तो ए आरपीएफ का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है यानी आरपीएफ पर जो खर्च किया जाता है उसे डिमांड नंबर 12 के अंतर्गत उसको मेंशन किया जाता है, डिमांड नंबर 12, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता किसी भी कारण बस जमीन खरीदा जाए तो जमीन की लागत किसके अधीन बुक किया जाता है? तो वो जमीन कैपिटल के अधीन बुक किया जाता है। राइट आंसर विल बी सी, कैपिटल, कैपिटल के अंतर्गत वो शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न। आरओआर इज नॉट एप्लीकेबल टू पैसेंजर एमिनिटीज एंड सेफ्टी वर्क्स, यानी सेफ्टी वर्क्स और पैसेंजर एमिनिटीज की बात हो, पैसेंजर सुख सुविधा की बात हो, तो वहाँ आरओआर रेट ऑफ रिटर्न मायने नहीं रखेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। पोस्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल इज डन थ्रू, पोस्ट प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो पोस्ट प्रोजेक्ट जो अप्रेजल है तो उसका मूल्यांकन जो होता है वो प्रोडक्टिविटी टेस्ट के द्वारा किया जाता है। सो राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आपत्तिजनक व्यय नहीं है, यानी फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल एक्सपेंडिचर। तो देखिए, वेस्ट ऑफ सैंक्शन एस्टिमेट, एक्सेस ओवर सैंक्शन एस्टिमेट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिर सेरेमोनियल एक्सपेंडिचर। तो देखिए सेरेमोनियल जो एक्सपेंडिचर है वो ऑब्जेक्शनेबल एक्सपेंडिचर में, ऑब्जेक्शनेबल एक्सपेंडिचर के लिस्ट में वो नहीं आता है सेरेमोनियल एक्सपेंडिचर। बाकी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, सैंक्शन एक्सपेंडिचर, वेस्ट टू सैंक्शन एस्टिमेट सारे आता है, बट सेरेमोनियल एक्सपेंडिचर नहीं आता है। किसके अंतर्गत? तो आपत्तिजनक व्यय के अंतर्गत। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन ई टेंडरिंग में टेंडर समिति के बिना सीधी स्वीकृति मौद्रिक सीमा है, यानी मॉनेटरी लिमिट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस विदाउट टेंडर कमिटी इन ओपन ई टेंडरिंग। तो इसका है कि अप टू 50 लाख ये वेरी नहीं करेगा, यानी अप टू 50 लाख ओपन ई टेंडरिंग में टेंडरी समिति के बिना सीधी स्वीकृति मौद्रिक सीमा कितनी है? तो अप टू 50 लाख है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेंडर लागत कितने के लिए पीवीसी लागू है? तो पीवीसी जो लागू है वो 2 करोड़ के लिए लागू है, याद रखिएगा। पहले होता था 5 करोड़, 5 करोड़, 5 CR, लेकिन अब जो है वो 2 CR हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर हालांकि इसमें दिया है
3 करोड़ शायद, लेकिन जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 2 करोड़। पीवीसी जो अभी है वो 2 करोड़ हो गया, इसको याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल ऑफ पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल ऑफ पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो ये है जोनल कॉन्ट्रैक्ट। जोनल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्जाम्पल ऑफ पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। सो राइट आंसर विल बी जोनल कॉन्ट्रैक्ट ए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक्सपेंडिचर का कुछ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जिस पर हम लोग डिस्कशन किए, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम के बिफोर, बिकॉज इससे क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।